छोटा निर्णय छोटी ऊर्जा, बड़ा निर्णय बड़ी ऊर्जा। कद्दू की सब्जी बनाने के निर्णय में थोड़ी ऊर्जा लगेगी, जबकि पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का निर्णय बहुत अधिक ऊर्जा मांग करेगा। या फिर थोड़ा सा फर्क आ गया, फर्क यह आया कि निर्णय अपने आप में एक ऊर्जा ही नहीं होता। निर्णय अपने आप में एक ऊर्जा ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ से ऊर्जा की निष्पत्ति भी होती है। इसे आप ऊर्जा का उत्पादन केंद्र मान सकते हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर ऑफ सेंटर की तरह नो निर्णय नो एनर्जी। तो अब तक दो बातें स्थापित हो चुकी हैं। पहली यह है कि निर्णय अपने आप में ऊर्जा होता है, तथा दूसरी यह है कि ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र होता है। अब हम आते हैं निर्णय की उस स्थिति में जब हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आप निर्णय किसे कहेंगे। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि निर्णय हमारे जीवन का आधार है और हम वही होते हैं जो हमारे निर्णय होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसे निर्णय कहेंगे। तो यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं, लेखक कह रहे हैं कि यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं कि मैं निर्णयन को लेकर ना तो कोई सैद्धांतिक ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ और ना ही कोई ऐसी किताब लिखने जा रहा हूँ जो प्रबंधन के विद्यार्थियों को परीक्षा में अधिक नंबर दिला सकेगी। मेरा उद्देश्य बहुत विनम्र है और वह यह है कि मैं इस किताब के जरिए उन निर्णयों को लेने में आपकी थोड़ी मदद करना चाह रहा हूँ जिनका आपकी ज़िंदगी से सीधे सरोकार है। इसलिए यदि आप इस पुस्तक में एक प्राध्यापकीय व्यवस्था ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे अफसोस है कि मैं आपको निराशित करूँगा। तो क्या आप जानते हैं कि निर्णय कहते किसे हैं? जब हम निर्णय को जानेंगे तभी हम उसे सुधार पाएंगे। और मैंने बताया कि निर्णय हमारे जीवन का आधार है। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने निर्णयों के कारण ही हैं। तो जब कोई ऐसा फैसला कर लिया जाए कि उसके बाद किसी भी कार्य की शुरुआत हो जाए तो उसे आप निर्णय कहेंगे। निर्णय एक प्रकार से किसी भी एक्शन की पूर्व पेटिका या भूमिका है। इसके बिना कोई भी एक्शन संभव नहीं है। 4 दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि आज पिक्चर देखने चलना है, तो बस यहीं से देखने जानने से संबंधित एक्शन शुरू हो गए, अन्यथा अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो फिर क्या हम यह समझें कि यदि निर्णय लेने के बाद किसी एक्शन की शुरुआत नहीं होती है तो वह निर्णय नहीं कहलाएगा। जैसे कि यह घोषणा की कि अब खेल खत्म होता है, तो इस निर्णय के लेते ही चलने वाला एक्शन रुक जाएगा, खेल बंद तो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार युद्ध बंद होने की घोषणा या फिर यही निर्णय कि अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, तो क्या यह निर्णय है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मेरे निवेदन है कि आप एक्शन को एकदम से शाब्दिक अर्थ में ना लें। आप एक्शन को, क्रिया को एकदम शाब्दिक अर्थ में ना लें। एक्शन का मतलब है वह जिससे कोई भी घटना घटित होती है, फिर चाहे वह घटना कब ग्राह में ही क्यों कब गाह। एक्शन का मतलब वह है जिससे कोई भी घटना घटित होती है, फिर चाहे वह घटना कब्रगाह में ही पहुंच जाने की घटना क्यों ना हो। जैसा कि ऊपर के ही उदाहरण में खेल का रुक जाना भी एक घटना है, युद्ध का विराम होना भी एक घटना है और सोने चले जाना भी एक घटना है। इनमें से कोई भी घटना बिना एक्शन के घटित नहीं होती। साथ ही यह भी कि घटना चाहे कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी, उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। 2 मोहल्लों के बीच हो रहा क्रिकेट मैच जब अचानक वर्षा के कारण रुका तो उसका प्रभाव मोहल्लों वालों और उन खिलाड़ियों पर पड़ा। लेकिन जब यही मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हो और अचानक रोकने का निर्णय लेना पड़े तो उसका प्रभाव इन दोनों देशों के साथ साथ दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रेमियों को पड़ेगा। तो अब क्रम इस प्रकार बनता है, निर्णय से एक्शन की शुरुआत होती है। इस एक्शन के कारण घटनाएं घटती हैं और हर घटना का कुछ न कुछ प्रभाव होता है। याद रखिए कि रुके हुए का चलना ही एक्शन नहीं कहलाता, बल्कि चलते चलते रुक जाना भी एक एक्शन होता है। जिसका कुछ भी प्रभाव होता है उसे ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार निर्णय लेने भी किसी ऊर्जा को जन्म देना ही हुआ। इसे मैं इस रूप में रखना चाहूँगा कि निर्णय अपने आप में ऊर्जा के एक पुंज है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, क्षमता। इसलिए जिसको जितना अधिक निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं उसे उतना ही अधिक पावरफुल माना जाता है। प्रधानमंत्री सबसे अधिक पावरफुल हैं क्योंकि वे किसी भी मंत्रालय के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि निर्णय ही पावर है? क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ
कि निर्णय ही शक्ति है, निर्णय ही पावर है। यदि किसी को पद तो दे दिया जाए लेकिन उसे अपने विभाग के बारे में निर्णय लेने के अधिकार ना दिया जाए तो क्या वह पावरफुल मंत्री कहलाएगा? बिना विभाग के भी मंत्री बनाए जाते हैं, बिना विभाग के भी मंत्री बनाए जाते हैं। वे पद का शुभ भोग तो करते हैं लेकिन पावर भोग नहीं कर पाते हैं। छोटा निर्णय छोटी ऊर्जा, बड़ा निर्णय बड़ी ऊर्जा। दो की सब्जी बनाने के निर्णय में थोड़ी ऊर्जा लगेगी, जबकि पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का निर्णय बहुत अधिक ऊर्जा मांग करेगा। या फिर थोड़ा सा फर्क आ गया, फर्क यह आया कि निर्णय अपने आप में एक ऊर्जा ही नहीं होता, निर्णय अपने आप में एक ऊर्जा ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ से ऊर्जा की निष्पत्ति भी होती है। इसे आप ऊर्जा का उत्पादन केंद्र मान सकते हैं, NTPC नेशनल थर्मल पावर ऑफ सेंटर की तरह। नो निर्णय नो एनर्जी। तो अब तक दो बातें स्थापित हो चुकी हैं। पहली यह है कि निर्णय अपने आप में ऊर्जा होता है, तथा दूसरी यह है कि ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र भी होता है। अब हम आते हैं निर्णय की उस स्थिति में जब हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, और यह वह स्थिति नहीं है कि हमें निर्णय लेना ही नहीं। किसी भी ऐसी स्थिति का तो अस्तित्व ही नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे मस्तिष्क की सक्रियता के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं होता है। हमें निर्णय तो लेना है लेकिन किन्हीं कारणों से निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, या बीच में झूलते रहने की स्थिति, निर्णय करने और ना कर पाने के बीच की हालत। यदि आप चाहें तो सुविधा की दृष्टि से इसे अनिर्णय की स्थिति भी कह सकते हैं। अर्ध निर्णय कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या सचमुच में अनिर्णय की कोई शुद्ध स्थिति होती ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अनिर्णय भी एक निर्णय ही है, लेकिन थोड़े अलग तरह का है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अपने चाचा की लड़की के विवाह में जाना चाहिए या नहीं। ऊपरी तौर पर तो आप इसे द्वंद्व की स्थिति कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह मामला 50-50 का नहीं है, बल्कि 90-10 का है। वैसे तो इस बारे में निर्णय लेने में कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। विवाह के इस आमंत्रण को मुझे बास के आदेश की तरह लेना चाहिए, और इस प्रकार निर्णय स्पष्ट है। लेकिन यदि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ यही है कि मैं जाने का इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इस ना जाने की इच्छा को पूरा करना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं होगा, इसलिए अनिर्णय की स्थिति भी आ गई। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अधिकांश मामलों में बाद में यही कहने की स्थिति आती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं आ सका। इसलिए मेरा मानना यही है कि अनिर्णय भी एक प्रकार का निर्णय होता है। ऊर्जा के लिहाज से मैं इसे एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कहना चाहूँगा, एक ऐसी ऊर्जा जो बनी बनाई चीज़ को तोड़ फोड़ देती है। अनिर्णय की यह नकारात्मक ऊर्जा केवल हमारे बाहरी संबंधों और उपलब्धियों को ही तोड़ फोड़ नहीं मचाती, बल्कि आंतरिक रूप से हमारा बहुत बड़ी मात्रा में क्षरण करती है। यहाँ तक कि हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का नकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरण कर देती है और हमारी विफलता और हमारे दुख के दरवाजे खोल देती है। अब हम इसी फैसले को लें कि मैं अपने चाचा की बेटी के ब्याह में जाऊँ या नहीं। यह अनिर्णय की स्थिति है, एक प्रकार से द्वंद्व की स्थिति है। जब तक मैं इस बारे में कोई पक्का फैसला नहीं कर लेता, चाहे वह जाने का हो या ना जाने का हो, तब तक यह विचार मेरे मस्तिष्क में आकर मुझे परेशान कर देगा, मेरी एकाग्रता और शांति में हस्तक्षेप करके उसे भंग कर देगा। ऐसे क्षणों में या तो मेरी ऊर्जा थम जाएगी या फिर उसकी यात्रा विपरीत दिशा में हो जाएगी। मन बेकार की बेचैनी और कड़वाहट से भर जाएगा और मैं जिस काम में लगा हुआ था उसमें खलल पड़ता रहेगा। यदि मेरा अंतिम निर्णय ब्याह में न जाने का हुआ, जिसकी संभावना अधिक रहती है, तो यह मुझे एक अजीब तरह के अपराध बोध से भर देगा। अपराध बोध से इसलिए क्योंकि मैं वैसे तो मुझे लगता था कि जाना ही चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश निर्णय न जाने का लेना पड़ा जो सही नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम सही ही निर्णय लेते हैं या जानते हुए भी कि यह निर्णय गलत है, गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि तात्कालिक दृष्टि से उस समय को देखते हुए गलत निर्णय लेना ही सही निर्णय था। हमने तात्कालिक को ध्यान में रखते हुए एक सही निर्णय तो ले लिया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि वह निर्णय हमेशा ही सही कहलाएगा। जैसा ही उसमें से तत्काल का तत्व निकल जाएगा, आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत ठहराने जाने लगेगा। लेकिन दूसरे कुछ दबाव ऐसे होते हैं कि जानते हुए भी हमें अनजान बनकर उस तरह के गलत निर्णय लेना पड़ जाता है। मुश्किल यह है कि इस तरह के अनिर्णय वाली स्थितियों के लिए अधिकांश निर्णय गलत होते रहते हैं, इसलिए वे हमें अनजाने में अपराध बोध से भरते जाते हैं। अपराध बोध के टुकड़े सचमुच में हमारी चेतना पर भारी बोझ हुआ करते हैं। अपराध बोझ के टुकड़े सचमुच हमारी चेतना पर भारी बोझ हुआ करते हैं, जिनका सीधा सीधा दुष्प्रभाव हमारी ऊर्जा के उत्सर्जन और प्रवाह इन दोनों पर पड़ता है। हो सकता है कि हम इस अपराध बोध के बोझ को बर्दाश्त करने में इतने पक्के हो जाएं कि इस बोझ को अलग से महसूस ना कर पाएं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारी ऊर्जा उसमें बाधित ना ही हो रही होगी। इसलिए जब कभी मुझे अपने चाचा की लड़की के ब्याह में ही यूं ही बैठे ठाले याद आ जाएगी, या उसका जिक्र होने लगेगा, या चाचा चाची अपने बेटे या शादीशुदा बेटी से कहीं भेंट हो जाएगी, तो साफ सुथरे आकाश में उभरे हुए एक छोटे से ही सही लेकिन काले धब्बे की तरह वह अपराध बोध उभर कर मेरी ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह में एक हस्तक्षेप कर ही देगा। एक बार लगभग हर बार ही होता रहेगा। यहाँ यह जरूर है कि यह घटना जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, बोझ का वजन भी वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन खत्म होता सांसों के साथ ही होगा। तो इस प्रकार इससे यही जाहिर होता है कि अनिर्णय भी चूंकि एक प्रकार का निर्णय होता है, इसलिए वह भी ऊर्जा का टुकड़ा ही होता है। हाँ, यह जरूर है कि ऊर्जा का एक ऋणात्मक रूप है जो ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय घटाता है। लेखक हर अध्याय, यह अध्याय खत्म चुका है, अगला अध्याय होगा हमारा निर्णय लेवाने वाले निर्णायक तत्व। तो लेखक ने हर अध्याय के पीछे कहानी लिखी हुई है, उस कहानी से उस अध्याय का कोई बड़ा मेल जोल है। तो करें, मुगल ए आजम फिल्म के निर्देशक के आसिफ
अपने काम से तनिक भी समझौता नहीं करते थे, फिर चाहे सामने दिलीप कुमार जैसा जिगरी दोस्त ही क्यों न हो। शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने शिकायत की कि पृथ्वीराज कपूर के संवाद इतने तगड़े हैं कि उनकी सलीम वाली भूमिका दब रही है। जनाब ऑफिस का जवाब था, मैं मुगल ए आजम बना रहा हूँ, सलीम ए आजम नहीं। तो एक बार की ऑफिस उस्ताद सआदत हसन मंटो को एक फिल्म की कहानी सुनाने पहुंचे और मंटो ने मजाक में कह दिया, मैं कहानी सुनने की फीस लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मंटो साहब के यहाँ एक लिफाफा पहुंच गया जिसमें 100 के 5 नोट थे। अगले दिन ऑफिस साहब कहानी सुनाने मंटो के पास पहुंचे और कहानी सुनाई तो मंटो ने सुनकर कहा, बकवास है। आसिफ साहब ने उठकर मंटो साहब का हाथ चूमा और कहा, खुदा की कसम बिल्कुल बकवास है, मैं तुमसे यही सुनने आया था। तो इस कहानी से जो हमें सीख मिली वो है कि यदि निर्णयों की जड़ हमारे जीवन दर्शन में गहरी नहीं होंगी, यदि निर्णयों की जड़ हमारे जीवन दर्शन में गहरे नहीं होंगी तो वो यूं ही उखड़ती रहेंगी, अन्यथा उनमें बहुत दम होता है।